क्या होता अगर अंतरिक्ष में हवा होती? What if space was filled with air? क्या ये महाभयंकर विनाश कर सकता था या नहीं? क्या आप जानते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी साइंस का यूज कर लें, पर आप प्रैक्टिकली कभी भी एक परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि आप कभी भी एक ऐसा स्पेस नहीं बना सकते जहाँ कोई भी मैटर यानी पदार्थ या पार्टिकल्स ना हो। और यही वजह है कि वैज्ञानिक भी पार्शियल वैक्यूम या फ्री स्पेस जैसी चीज़ों को ही प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। बात की जाए आउटर स्पेस की यानी कि बाह्य अंतरिक्ष की, तो ये सच में एक हाई क्वालिटी वैक्यूम जरूर है, पर इधर भी बेहद कम मात्रा में हाइड्रोजन एंड हीलियम पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैग्नेटिक फील्ड्स, न्यूट्रॉन्स, डस्ट एंड कॉस्मिक रेज जैसे और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। पृथ्वी से हम जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन के बेहद ही कम पार्टिकल्स हमें इंटरस्टेलर स्पेस में मिलते हैं। यानी कि ये कहिए कि आउटर स्पेस में ऑलमोस्ट एयर है ही नहीं, जिसकी वजह से ये एक हार्ड वैक्यूम भी कहा जाता है। पर अब जरा सोचिए और दिमाग लगाइए कि आखिर क्या होगा अगर पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की तरह अंतरिक्ष में हवा मौजूद हो, जहां एयर डेंसिटी भी सेम एटमॉस्फेरिक एयर जितनी हो। क्या होगा अगर आउटर स्पेस में एयर फिल कर दिया जाए? शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबर से। स्पेस मिशंस और स्पेस ट्रैवल के लिए अक्सर स्पेस शटल्स और एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पहने गए स्पेस सूट्स को ऑक्सीजन से सील किया जाता है, जिसे समय समय पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऑक्सीजन काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और स्पेस वॉक में भी हैवी सूट्स की वजह से बहुत सी समस्याएं होती है। यहाँ तक कि जरा सी लीकेज भी एक खतरे का कारण बन सकता है। अब अगर स्पेस में हवा होगी तो इन सभी चीज़ों की समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी और स्पेस में घूमना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि रेडिएशंस और सोलर विंड्स से बचने के लिए हो सकता है कि हमें सूट्स की ज़रूरत पड़े, पर इतना ज़रूर है कि स्पेस मिशंस के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की समस्या लगभग ही खत्म हो जाएगी और साथ ही स्पेस कॉलोनाइजेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। यानी आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट या चंद्रमा पर आसानी से जा सकोगे और साथ ही स्पेस रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च की स्पीड भी बढ़ जाएगी। है ना ये काफ़ी कमाल की बात। खैर, ये तो कुछ थोड़ी सी अच्छी खबर थी जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी होगा, पर असली चेहरा और सच तो अब आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले स्पेस में हो रहे कई तरह के फिनोमिना लाइक सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एस्टेरॉयड कोलिजन आदि जैसे बड़े और भयानक प्रोसेस से होने वाली आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी वो चाहे हवा ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सन से एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर होंगे तो आपको 290 डेसिबल जितनी लाउड साउंड सुनाई देगी, जो आपको बड़ी आसानी से बहरा कर सकता है। अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं और स्पेस में हवा है तो आपको ऑन एवरेज 125 डेसिबल लाउड सुनाई देगा, जो आपको हर पल परेशान करता रहेगा। बुरी खबर ये भी होगी कि हवा होने की वजह से आउटर स्पेस में फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस जैसी चीज़ें आम हो जाएंगी, जिसके प्रभाव बहुत ही ज़्यादा भयानक साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वजह से स्पेस में हमारी स्पीड काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी। अगर हम हायर स्पीड पर ट्रैवल करने चाहेंगे तो एयर एंड फ्रिक्शन की वजह से कोई भी हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे स्पेसशिप्स आसानी से जल सकते हैं। प्लैनेट्स पर तो ये प्रभाव और भी ज़्यादा होगा। हमारे पृथ्वी की ऑर्बिटल स्पीड लगभग 18.5 मील्स पर सेकंड है, जो इतनी ज़्यादा है कि फ्रिक्शन की वजह से ये भी जलना शुरू कर सकता है। एयर रेसिस्टेंस की वजह से सभी प्लैनेट्स की ऑर्बिटल स्पीड लगातार कम होने लगेंगी, जिसका परिणाम ये होगा कि सभी प्लैनेट्स अपने अपने स्टार्स में स्पिरल करते हुए गिरने लगेंगे। यानी हमारी पृथ्वी और बाकी के प्लैनेट्स अपने ऑर्बिटल मोशन के दौरान सूर्य की ओर बढ़ने लगेंगे। पर अभी तो हमने फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस की बात की है, जो आउटर स्पेस की समस्या हो सकती है, पर पृथ्वी पर रहते हुए भी हमें कोई राहत नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से स्पेस में मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, जो इतनी ज़्यादा मात्रा में होंगे कि इनका भार और दबाव हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी आसानी से इस दबाव के कारण टूटने लगेगी। आउटर स्पेस में एयर होने की वजह से अब ये वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हर तरफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड अदर पार्टिकल्स घूम रहे होंगे। लंबे समय के दौरान एयर मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स में होने वाली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से
ये आपस में एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एक ह्यूज मास क्रिएट होने लगेगा जो शायद किसी स्टार या गैलेक्सी को ही जन्म दे दे। फिजिक्स के नियमों के मुताबिक जब पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो ये एक स्फेरिकल शेप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, यानी फाइनली ये एक बबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह आउटर स्पेस में मौजूद सभी मास ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लैनेट्स हों या स्टार्स हों, ग्रेविटी की वजह से एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन सभी ऑब्जेक्ट के बीच अब एयर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे होंगे जो ऑब्वियसली मैटर ही होंगे, यानी पूरा मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हुए एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे जो किसी भी मैसिव ब्लैक होल की तरह ही नज़र आएगा। हालांकि ऐसा होने में बेहद लंबा समय ज़रूर लगेगा, पर ब्लैक होल फॉर्मेशन की संभावना ज़रूर होगी जो सब कुछ खत्म कर देगा। दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे परिणाम हैं जो मोटे तौर पर हमें नज़र आएंगे अगर आउटर स्पेस को हवा से भर दिया जाए। फिलहाल खैर मनाइए कि आउटर स्पेस में एक हाई क्वालिटी वैक्यूम है, वरना अगर इसमें एटमॉस्फेयर की तरह हवा मौजूद होती तो परिणाम किसी भयंकर महाविनाश से कम नहीं होता। तो बस यार, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।